आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत दिनों से मैं अपनी लेखनी के साथ अपने भूतों की दुनिया से दूर रहा, पर कल रात मुझे नींद न आने से बेहद ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त असलम की याद हो आई। असलम मेरे बचपन का दोस्त ढाका में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। उससे आखिरी बार बात हुई थी कोई 4 महीने पहले, जब हम दोनों साथ में ढाका से कोई 200 मील की दूर एक छोटे से कस्बे में किसी कारण से गए थे। वहां से निकलते निकलते तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। दोनों आखिरी पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठे थे। डिब्बा तकरीबन खाली ही था। हमारे अलावा कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, वो भी अगले कुछ स्टेशनों में उतर गए। अब उस डिब्बे में हम एकदम अकेले थे। चूंकि ट्रेन पैसेंजर थी और बहुत ही धीमी थी, हम बाहर को देखते हुए आपस में इधर उधर की बात कर रहे थे। शाम हो जाने से उजाला काफी कम हो चला था और तब भी बोगी की लाइटें नहीं जली थी। बोगी में अंधेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चला था। बहुत देर से असलम चुप बैठा था, किसी सोच में डूबा हुआ। मैं भी अपने विचार में डूबा हुआ था कि असलम ने अचानक से एक सवाल किया। बैनर्जी दा, आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? उसका सवाल इतना अचानक था कि मैं चौंक गया। उसकी ओर देखा तो उस बढ़ते अंधेरे में उसका चेहरा एकदम सफेद हो रहा था और वो अपने आप में ही डूबा हुआ था। तो मैंने कहा, ठीक से बता नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे कभी उनका एहसास नहीं हुआ। फिर वो उसकी सोच में वापस डूब गया। ढाका पहुंचते पहुंचते तकरीबन 11 बज चुके थे और स्टेशन से हम दोनों अलग होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उसके बाद मैं अपने काम में इतना मग्न हो गया कि इस बात को मैं बिल्कुल भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद एक दिन शाम को असलम के अब्बा का फ़ोन आया। वो किसी कारण से बेहद परेशान होकर फ़ोन पर अजीब सी बात कर रहे थे। मैं जो मतलब निकाल पाया वो ये था कि वो उसी वक्त मुझे अपने घर पर आने को कह रहे थे। मैं उसी वक्त उनके घर के लिए निकल गया। उनका घर कुछ दूर था और मुझे कोई रिक्शा ना मिलने से पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। घर पहुंचने पर देखा आसपास वालों की भीड़ थी, पुलिस भी आई थी। अंदर असलम की लाश पड़ी थी। उसके गले में पड़ी रस्सी से ये साफ था कि उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और उन्हें असलम के टेबल पर मेरे नाम का लिखा एक पत्र मिला जो बंद था और उस पर साफ लिखा था कि वो पत्र मेरे अलावा कोई और ना खोले। इसलिए पुलिस मुझे बुलाना चाहती थी और इसीलिए असलम के अब्बा ने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं तेजी से अंदर की ओर भागा। वहाँ की स्थिति मुझे बेहद विचलित कर दी। मेरे सामने ज़मीन पर उतार कर रखा मेरे दोस्त का मृत शरीर, गले में अभी तक पड़ी वो रस्सी का टुकड़ा जिसको काटकर उसे पंखे से उतारा गया था। बाकी हिस्सा पंखे पर ही था। मेरा सिर बुरी तरह से घूमने लगा। मैं अपने पास खड़े पुलिस वाले को पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को सोफे पर पाया। शर्ट पूरी गीली थी, शायद पानी का छींटा गया था। मैं उठ बैठा तो इंस्पेक्टर ने सीधे अपना सवाल किया कि मैं असलम को कैसे और कब से जानता हूँ, मेरी पिछली मुलाकात कब हुई थी, क्या बातें हुई, क्या उसने किसी परेशानी के बारे में बताया था। उन्हें सवालों का जवाब देते हुए मुझे याद आया वो बेतुका सवाल आत्मा देखने के बारे में। मैंने वो भी पुलिस को बताया। अब वो लोग उस पत्र को ले आए और खोलकर पढ़ने को कहा,
पत्र खोलते ही लगा जैसे मैं एक बार फिर से उस ट्रेन में पहुंच गया। उसमें लिखा था, बैनर्जी दा, मैं आपको उस दिन से कुछ कह नहीं सका और जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो रहा था, तो अब वही कहानी लिख रहा हूँ। आगे असलम ने लिखा था, मैं तकरीबन 7 महीने पहले जब वीरपुर गांव में गया था और कुछ दिनों के लिए वहाँ अपने काम के लिए रुक गया। वहाँ मेरे साथ एक आदमी रहीम काम करता था। वो अपने पिता हकीम खां के साथ रहता था। एक दिन हमारे ऑफिस से कुछ रकम चोरी हो गई थी और रहीम को उसके इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बहुत ही मिन्नतें करता है पर मालिक कुछ भी नहीं सुनते हैं। जिस समय वो चोरी हुई थी उस समय हम लोग उस जगह से दूर दूसरी जगह काम कर रहे थे और मैं ही मालिक से ये बात बोलकर उसको इल्ज़ाम से मुक्त करवा सकता था, लेकिन मालिक के गर्म मिजाज से वाकिफ मैं उसको कोई मदद नहीं कर पाया। उसके बाद अगले दिन गांव के बाहर के बरगद पर उसकी लाश लटकी मिलती है और उसके अगले ही दिन उसके पिता की लाश भी उसी पेड़ पर लटकी मिलती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं तकरीबन 2 दिन बाद एक बार जब उस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा। दोनों ऊपर से तो मुझे दिख रहे थे पर उनका नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे देख दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर मैं चाहता तो मालिक को समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। उस दिन के बाद से वो रोज रात को आते हैं और मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मैं डर डर कर जीने को मजबूर हो गया था, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। पत्र बंद किया मैंने और मेरी आंखों से जैसे पानी की एक धारा सी बहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असलम ने ऐसा किया क्यों। क्या वो सब सच था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी संभावना थी कि जैसे उन आत्माओं ने असलम की जान ली थी, ठीक वैसे ही उस कंपनी के मालिक की भी जान लेने की कोशिश करें। अंततः सबसे पहले हम लोग वीरपुर गांव जा पहुंचे। घटना से जुड़े लोगों से बात करने पर बहुत सारी जानकारियां सामने आई। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी रजिया और उसकी एक बेटी सारा, जो इस हादसे से एकदम टूट चुके थे। वो 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल से नसीब हो रहा था। रहीम के मालिक हरीराम जी से मुलाकात होने पर मालूम हुआ कि जब उस चोरी की तहकीकात हुई थी तो पुलिस को दूसरा आदमी मिला जिसने खुद चोरी कर रहीम को फंसा दिया था। पहले आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और अब हरीराम जी को परेशान कर रहा था। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े ओझा को लेकर गया था। उस ओझा ने सारी बातें देख सुनकर उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा में दोनों आत्माओं को अविवाहित कर उन्हें अपने सामने किए गए कार्यों के कारण पूछा तो उन्होंने अपने घर की दुर्गति की बात कही। हरिराम जी ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, निकाह की जिम्मेदारी भी लेंगे। इसके बाद फिर उस गांव में कोई भी परेशान नहीं हुआ। मैंने रहीम की पत्नी को अपना नंबर दे दिया और कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझसे मदद मांगिएगा। रात को वीरपुर से जब ट्रेन में बैठे तो लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा हाथ हिला रहा है। आखिरकार असलम की उस गलती को ठीक कर उसकी आत्मा को भी शांति मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 11:30 बजे का समय हो रहा था। नुकुल
अपनी कार लिए रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते पर उसके अलावा और कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान। रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। नुकुल थोड़ा घबराया हुआ और परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसके दोस्त के पिताजी का उसे कॉल आया था। उन्होंने बताया कि उसके दोस्त अजमल का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। इसलिए नुकुल कहीं ना कहीं परेशान और घबराया हुआ भी था। उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना था, इसलिए वो कार को तेजी से भगाए जा रहा था। अजमल जिस अस्पताल में भर्ती था वो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था और नुकुल को इसीलिए जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। नुकुल अभी कार चला ही रहा था कि अचानक ही उसे एक मोड़ नजर आया। मोड़ के पास कुछ देर के लिए उसने अपनी कार रोक दी और कुछ सोचने लगा, मगर कुछ करीब 30 से 40 सेकंड सोचने के बाद ही उसने वहां से कार को मोड़ ली एक दूसरे रास्ते पर। ये वही रास्ता था जो उस अस्पताल तक जाता था और कहीं ना कहीं नुकुल इस रास्ते पर इतनी रात गए नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ना जाने उसने इस रास्ते के बारे में कितनी ही कहानियां सुनी थीं। मगर आज नुकुल को कुछ नहीं सोच रहा था, सिर्फ अजमल का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने नजर आ रहा था। इसलिए वो कार लिए बस आगे बढ़ने लगा। ये रास्ता जिस पर नुकुल फिलहाल अपनी कार लिए आगे बढ़ रहा था वो उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान था, और ऊपर से इस रास्ते के दोनों बगल जंगल थे और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थे। रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया बस नुकुल के कार की हेडलाइट से थे। इसलिए वो अपनी कार को अब थोड़ा संभाल कर भी चला रहा था। अभी वो कार लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कार में उसके अलावा कोई और भी है, कोई और जो कार में अपनी मौजूदगी महसूस करवा रहा था। मगर नुकुल बस उसे देख नहीं पा रहा था। नुकुल को कहीं ना कहीं अब थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। भले ही वो इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, मगर अब उसे कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने एक दफ़ा पीछे नज़र घुमा कर भी देखा, मगर पीछे उसके अलावा कोई नहीं था। मगर पीछे की बाईं तरफ की सीट पर जब उसने नज़र डाली तो वो थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि वो सीट सामान्य के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा दबी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी के बैठने पर दब जाती है। नुकुल अब कहीं ना कहीं घबरा रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे और वो जल्द से जल्द उस रास्ते से बस बाहर निकल जाना चाहता था। वो जैसे तैसे पागलों की तरह तेजी से कार चलाए जा रहा था, मगर तभी अचानक कार झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में ही कार एकदम से बंद पड़ गई। नुकुल ने फिर से कार चालू करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दिक्कत ये थी कि उसे बाहर निकलकर बोनट खोलकर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, मगर उसे डर भी लग रहा था बाहर निकलने में। पर वो इस तरह यहाँ पर बैठे तो नहीं रह सकता, इसलिए वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर इंजन की जांच पड़ताल करने लगा। मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो कोई मैकेनिक तो था नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने आसपास नज़र दौड़ाई, मगर आसपास इंसानियत का नामो निशान तलक नहीं था। अभी वो इंजन की जांच पड़ताल कर ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा। नुकुल एकदम से चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा
तो पाया कि एक इंसान है। उस इंसान ने नुकुल से पूछा, क्या बात है, कुछ दिक्कत है क्या? नुकुल थोड़ा सा चौंका हुआ था कि जहाँ थोड़ी देर पहले तक इंसानियत का नामो निशान नहीं था, वहाँ अचानक से ये आदमी कहाँ से आ टपका। मगर फिर भी डरते डरते उसने कहा, हाँ वो गाड़ी चालू नहीं हो रही। इस पर उस आदमी ने कहा, अच्छा मैं देखता हूँ, आप जाइए एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश कीजिए। नुकुल ने उसकी बात मानी और फिर वो कार के अंदर बैठा और उसने गाड़ी चालू करने की कोशिश की तो गाड़ी एक बार में ही चालू हो गई। नुकुल को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। थोड़ी देर पहले तक तो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि वो निकलकर उस आदमी का शुक्रिया अदा करे। वो गाड़ी से बाहर निकला और चलते हुए सामने की तरफ गया, मगर वहां पर तो कोई था ही नहीं। नुकुल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। थोड़ी देर पहले तक तो, यानी कि कुछ पल भर पहले ही यहाँ था। अगर वो निकलकर गाड़ी के बोनट के पीछे से कहीं से जाता तो नुकुल को नजर जरूर आता, मगर उसका हाथ, उसकी हथेली तो बोनट के ऊपर ही थी। तो फिर वो आदमी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? नुकुल को वहां रुकना कुछ सही नहीं लगा, इसलिए उसने गाड़ी चालू की और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। और कुछ ही देर में वो अस्पताल भी पहुंच गया। अजमल की हालत थोड़ी ज़्यादा ही खराब थी। उसके पैर टूट चुके थे। खैर, नुकुल वहां पर पहुंच चुका था, मगर आज तक उसे पता नहीं चल पाया कि वो आदमी था कौन जिसने उसकी मदद की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। शाम के 6 बजते ही मैं अपने घर से बाहर निकला और चलकर अमित के घर गया तो अमित के घर का दरवाजा बंद था। इस पर मैंने अमित को आवाज लगाते हुए कहा, अरे अमित चल, मुरारी काका के घर कहानी सुनने नहीं जाएगा? मेरे इतना बोलते ही अमित के घर का दरवाजा खुला और अमित अपने हाथ में एक लालटेन लेकर घर से बाहर निकला और चलता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। दरअसल मैं और अमित हर शाम 6 बजे मुरारी काका के घर कहानियां सुनने जाया करते हैं। मुरारी काका का घर हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है। खैर, चलकर अमित मेरे पास आया और कहा, अरे यार, मैं एक वक्त का खाना छोड़ सकता हूं, मगर मुरारी काका की कहानी नहीं। जिसके बाद हम दोनों दोस्त लालटेन की रोशनी के सहारे मुरारी काका के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। दरअसल ये घटना तब की है जब हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोग रात के अंधेरे में टॉर्च या फिर लालटेन की रोशनी का ही सहारा लिया करते थे। उस समय गांव वाले अपने जरूरी कामों को ज्यादातर दिन में ही किया करते थे। खैर, मुरारी काका का घर 10 मिनट की दूरी पर ही था, तो थोड़ी देर पैदल चलते ही हम मुरारी काका के घर पहुंच गए, जहां मुरारी काका आग जलाकर ताप रहे थे, क्योंकि उस रात ठंड भी काफी थी। खैर, हमने लालटेन को दरवाजे के चौखट पर टांगा और चलकर मुरारी काका के घर के अंदर दाखिल हुए तो हमें देखते ही मुरारी काका ने कहा, आ गए बच्चों, बैठो बैठो। जिसके बाद हम भी जलती हुई आग के इर्द गिर्द बैठ गए। उस समय ठंड के मौसम में आग के सामने बैठकर मुरारी काका की कहानियां सुनने में जो आनंद मिलता था, उसे आज भी मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन उस रात हम दोनों दोस्तों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका, और उस दिन के बाद से हम दोनों दोस्तों ने मुरारी काका के घर कहानी सुनने जाना ही छोड़ दिया। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि हमारे आग के इर्द गिर्द बैठते ही मुरारी काका ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी कहानी इतनी अच्छी थी कि हम दोनों दोस्त उस कहानी के अंदर इस तरह घुसते चले गए कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला।
जिसके बाद मुरारी काका की कहानी खत्म होते ही उन्होंने कहा, बच्चों अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, काफी रात हो गई है। इतना बोलकर मुरारी काका ने अपनी टॉर्च की लाइट को घड़ी की ओर घुमाया तो टॉर्च की लाइट घड़ी के ऊपर पड़ते ही मैंने देखा कि रात के 10 बज रहे हैं। तो वक्त देखकर हम दोनों दोस्त झटपट से उठ खड़े हुए और मुरारी काका को आता हूं बोलते हुए लालटेन लेकर मुरारी काका के घर से बाहर निकले तो बाहर का माहौल पूरी तरह से घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ चारों तरफ छाया घना अंधेरा हमें बार बार इस बात का एहसास दिला रहा था कि काफी रात हो चुकी है। ऊपर से चारों तरफ फैला सन्नाटा एक अलग ही माहौल बना रही थी। खैर अभी हम दोनों दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी नजर रास्ते के बीचों बीच कटे हुए हाथ पर गई। उस कटे हुए हाथ को देखकर हम दोनों एकदम से चौंक गए कि भला ये कटा हुआ हाथ रास्ते पर आया तो आया कैसे। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक वो कटा हुआ हाथ एकदम से फड़फड़ाने लगा। ये देखकर हम दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे कि तभी वहां अचानक से एक कटा हुआ सर हवा में उड़ते हुए वहां आ पहुंचा। तो उस कटे हुए सर को देखकर हम समझ गए कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और शायद ये भूत अब हमें मार डालेगा। मगर हमने काफी हिम्मत से काम लिया और सीधे उल्टे पैर मुरारी काका के घर की तरफ दौड़ लगा दी और भागते हुए सीधे मुरारी काका के घर पहुंचे। तो इस तरह उस रात हम दोनों दोस्तों की जान बच गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।